हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, जो चैप्टर 8 है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है केपलर्स लॉ पे। केपलर्स लॉ आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट in an elliptical orbit about the sun at position A, B, C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun S as shown in the figure. Then इस तरह से है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको पता है कि अर्थ जो है मूव करता है और जो सन है ये एक मेजर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो यहाँ पर सन है, सन, और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर सी दिया हुआ है, ये लाइन, ये जगह जो है वो है सी, और ये जो जगह है वो है क्या, ए है, और ये जो जगह है वो क्या है, बी है, और ये इस जगह को तो कुछ दिया ही नहीं है ना, इतना ही दिया हुआ है, ए, बी और सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इस तरह से अगर गया है ऐसे, तो ये एक एरिया कवर करेगा। ये कोई अगर पार्टिकल इसमें चल रही है, सपोज दैट इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, स्पीड होगा, यहाँ पर इसका स्पीड होगा, यहाँ पर इस तरह से स्पीड होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है तो ओके। तो ये जो है यहाँ से जो कवर कर रहा है ये T1, अब मान लेते हैं कि ये जो कवर कर रहा है टाइम T2, यहाँ से यहाँ तक एरिया जो ये कवर कर रहा है T1 और T2 टाइम लगा है इस तरह से। तो जो T1 है ना, T1 वो छोटा होता है, किससे छोटा होता है, T2 से, है ना। T1 छोटा होता है, इसका मतलब हुआ कि नाउ इट मीन्स दैट A is more faster than B और B is more faster than C। तो क्या लिखना चाहिए हमको, इन काइनेटिक एनर्जी है के ए है किसका, ए का, और के बी किसका है, बी का, और के सी किसका है, सी का। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ए की, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, बी की, फिर उसके बाद किसकी होगी, सी की। इस तरह से ऑर्डर हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन है, के ए ग्रेटर देन के बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ प्लैनेट्स मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट to the sun at a distance r1 and fastest away from the sun of r2 if v1 and v2 is the linear velocity of these points respectively, then the ratio v1 and v2। okay, तो आप केपलर्स लॉ जब पढ़े होंगे या प्लैनेट्स के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक बात पढ़े होंगे कि इसी जगह पर क्या होता है, सन होता है ये। तो इस जगह से जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि r1 है, ठीक है, ये मान लीजिए a है, इस जगह से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2 है, ये क्या है, b है। इसमें कोई पार्टिकल या कोई प्लैनेट अगर मूव करता हो, एनी प्लैनेट मूव्स, तो इसमें मान लेते हैं कि लेट इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं क्या, v1 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, मान लेते हैं v2 है, और m जो है मास ऑफ प्लैनेट मानते हैं, मास ऑफ प्लैनेट। नाउ according to Kepler's law, angular momentum of any planets remains constant, दैट इज, अगर किसी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं
एंगुलर मोमेंटम एट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, तो एम v1r1 एम v2 r2, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना था क्या, v1 अपन v2 का रेशियो कैलकुलेट करना था। तो v1r1 इज इक्वल टू v2r2, ये हो गया क्या, v1 डिवाइडेड बटे v2 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बटे r1, और ये हो गया आंसर। गुड आउट। v1 डिवाइडेड बटे v2 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बटे r1, ये आंसर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 केपलर्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। केपलर्स ने 3 लॉ दिए हैं, उसी 3 लॉ पे ये बेस्ड था। ठीक है ना भाई। एक दिया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक दिया था लॉ ऑफ पीरियड मतलब टाइम पीरियड का, और एक दिया था इक्वल एरिया में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शिफ्ट करता है यानी कवर करता है, जैसे कि ये सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन में। द फिगर शो इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मास m about the sun s, full stop. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move from C to D and 2T is the time to move from A to B, then पहली बात तो डायग्राम देख लीजिए इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है, और ये एक मेजर एक्सिस होती है जो ऐसा है। यहाँ पर होता है बेचारा सन को यहाँ पर लिखा जाता है, और इस तरह से ये एरिया कवर करता है, ये एरिया कवर किया, और ये इसका एम मास है जो मोशन में है, और भी इसकी स्पीड है। इसको नाम दे दिया है इसने बी, इसका नाम दे दिया है इसने ए। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, ये एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी, और ये दिया हुआ है सी, और इस तरह से एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से है। तो सवाल क्या है, सवाल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द शेडेड एरिया SCD मतलब कि एस सी और डी इज ट्विस द शेडेड एरिया ऑफ SAB, मतलब कि जो एरिया है, एरिया फॉर SCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स एरिया ऑफ SAB। ओके, ये एरिया जो है ना इसके बराबर है। ये कह रहा है कि ये जो एरिया जितना देर में कवर करता है वो ये जो एरिया है इसके डबल है। सही है, ज़्यादा दिख भी रहा है। ओके, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। सेम टाइम कवर करेगा, जितना समय में ये कवर कर लेगा ना उतना ही समय में ये करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये करेगा, ये फास्ट थोड़ा करेगा, ये थोड़ा स्लो कर लेगा, तो सेम टाइम लगेगा। दैट इज सेम टाइम टेकन, दैट इज सेम टाइम टेकन टू एरिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, मतलब कि C से जो D जा रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे C से जब D जा रहा है तो T1 टाइम लिया है, मतलब कि ASCD इसको हम लिख सकते हैं क्या, T1, और ASAB इसमें टाइम कितना लगा बच्चों, T2। तो यहाँ पुट करते हैं, इसको लिखते हैं फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम फर्स्ट। अगर फर्स्ट से बात करें तो T1 इज इक्वल टू 2 और T2, यही रिलेशन होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो केपलर्स लॉ पे बेस्ड है। लॉ ऑफ केपलर्स होता है, उसी पे ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ केपलर्स। The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? ऐसा है कि यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, सन है और इस तरह से एक रिवॉल्व कर रहा है, ओके, एक इस तरह से और एक रिवॉल्व कर रहा है, दो इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, दो। तो इसका नाम है बी और इसका नाम है ए। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है आर ए, ये वाला डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, आर बी। तो इसका अपना एक टाइम पीरियड होगा टी बी, इसका अपना टाइम पीरियड होगा टी ए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। यानी जो टी ए है वो 8 टी बी है। पहली बात तो आपको बताना है कि आर ए और आर ए बी डिस्टेंस कितना टाइम्स है। तो आपको पता है वी नो दैट क्यूब होगा, आर क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी का स्क्वायर। ये फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लॉ ऑफ पीरियड बोला जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आर ए डिवाइडेड बटे आर बी, इसके क्या लिख सकते हैं, क्यूब इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बटे टी बी, इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसमें आप पुट करेंगे वैल्यूज, आर ए डिवाइडेड बटे आर बी इज इक्वल टू टी ए 8 लिख सकते हैं, 8 टी बी डिवाइडेड बटे टी बी, और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू, यह हो गया। तो आर ए डिवाइडेड बटे आर बी, इसका क्यू इज इक्वल टू 8 इसका स्क्वायर। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, आर ए डिवाइडेड बटे आर बी, आर ए डिवाइडेड बटे आर बी, इसको लिखेंगे क्या, 8 इसका स्क्वायर इसका क्यूब, इसको क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, इसका 1/3 कर सकते हैं, इसका भी क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसका भी 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4। इतना आंसर हो गया। यानी आर ए बटे आर बी जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, ये आंसर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आसान है, यहीं पर हो जाएगा, या मिटा देते हैं इसका। सब ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो केपलर्स के अनुसार रेडियस में और टाइम में एक रिलेशन बताया था, जो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, the distance of the two planets from the sun are 10 to the power 3 meter and 10 to the power 12 meter respectively. The ratio of the time period is, मतलब कि आर ए आपको दिया हुआ है, आर बी भी दिया हुआ है। आर ए दिया हुआ है 10 to the power 13 मीटर, और आर बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 to the power 12 मीटर। द रेशियो ऑफ द पीरियड्स आर, मतलब कि ये सन हो गया है ना, तो एक ये वाला बाहर में हो गया, तो ये हो गया आपको आर ए, और ये हो गया आपको आर बी, है ना। ओके, तो अभी हमने पढ़े हैं कि आर जो होता है, आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ऐसे फार्मूला बनता है। तो सेम वैसा ही आर ए डिवाइडेड बटे आर बी, इसका क्या लिखेंगे, क्यूब इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बटे टी बी,
और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो टी ए डिवाइडेड बाई टी बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए 10 टू द पावर कितना 13 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 12, इसका पावर कितना हो जाएगा क्यू। अब इसको सोल्व करिएगा तो टी ए डिवाइडेड बाई टी बी, इसका क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको 10, इसका पावर कितना हो गया क्यू। तो टी ए डिवाइडेड बाई टी बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, इसका पावर 1/2। तो एक तो 10 बाहर आ जाएगा और एक 10 अंदर आ जाएगा, तो यही होगा टी ए डिवाइडेड बाई टी बी का रेशियो जो आएगा वो 10√10 आएगा। आंसर रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनर्जी से रिलेटेड है ना, एनर्जी से रिलेटेड है, आपको ये पता है। 6 नंबर में आप कुछ ऐसा पढ़े होंगे, A planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T, V, E and L stands respectively for its kinetic energy, gravitational potential energy, total energy and magnitude of angular momentum about the center of the force, which of the following is correct? इसमें करेक्ट आपको बताना है। तो देखो भाई, अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, M है और V है, मास उसका कितना है M है और ये क्या है V है, तो उसका अपने काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर बात करते हैं, 1/2 स्मॉल m और कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं क्या √g m डिवाइडेड बाई r, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जो एनर्जी आप लिखते हैं वो लिखते हैं -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R, ऐसे लिखते हैं। ओके, उसी तरह से आप लिखेंगे टोटल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी को V से रिप्रेजेंट किया है। टोटल एनर्जी जो है ना वो निगेटिव होगा, जोड़िएगा तो आपको निगेटिव में आएगा, और कितना आएगा पता है -GM डिवाइडेड बाई R, ये आएगा, मतलब कि नीचे में आएगा 2, नीचे में इतना आएगा टोटल एनर्जी, और एंगुलर मोमेंटम आएगा M, V और R, ये आएगा। तो अब ये सवाल ये पूछा है कि क्या इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ कर पाए, टी इज कंजर्व, कहते हैं कि टी जो होगा वो कंजर्व होगा, तो टी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्पीड क्या होगा स्लो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कंजर्व नहीं होगा। मतलब कि टी को मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल टी फॉर काइनेटिक एनर्जी, की फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका टोटल एनर्जी, है ना, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आता है तो स्पीड फास्ट हो जाता है, और यहाँ पर स्पीड क्या होता है स्लो होता है, तो थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, सवाल में पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी में कह रहा है कि ई इज ऑलवेज निगेटिव, याद रखिएगा ई जो है ना, ई ऑलवेज निगेटिव होता है, टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, ये पढ़े भी होंगे। दैट इज टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, है ना बच्चों, टोटल जो एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी से है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्या है, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2 फुल स्टॉप, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज। देखिए इसमें क्या है कि इस तरह से दिया हुआ है, तो आप एक थ्योरी पढ़े होंगे, इस तरह से इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पर सन होता है ना नज़दीक में। ओके, तो यहाँ से जो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो लिया गया है, लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम
फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो ई हो गया आपका लार्जेस्ट, ये हो गया R2, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये क्या है R1, ये R1 है। तो अर्थ एक बार यहाँ रहा होगा, एक बार यहाँ रहा होगा, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ओके, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर द परपेंडिकुलर टू इट इज मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ से ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मेजर एक्सिस ड्रॉन फ्रॉम द, माने ये है R, ये जो है R, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो दैट कैपिटल R जो होता है 2 डिवाइडेड बटे R, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, बेसिक थ्योरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 और R2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 R2 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। यही होगा आंसर, और सी इसका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 प्योर थ्योरी था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये केपलर्स लॉ का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, करें क्या, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम experience a gravitational force 3.0 Newton when it placed in the particular point, the magnitude of gravitational field intensity at that point। मास जो है बच्चों 60 ग्राम है, यानी 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है 3 kg है, तो ये होगा क्या m हो गया, और आपको फोर्स दे रखा है 3.0 न्यूटन। तो एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, है ना, इस तरह से फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बटे M, है ना। तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप 360 इंटू 1000 ऐसे लिखेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 50 और नीचे में हो गया 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो 50 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, ये ई का वैल्यू आएगा। बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग द लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ देयर स्पेस शिप। द टू विल, कह रहा है ना कि एक स्पेस शिप है, स्पेस शिप है, फ्री स्पेस, ये लिख सकते हैं क्या, फ्री स्पेस है, इसमें कुछ आदमी है ना, तो क्या किया दिया, अपना कांटेक्ट छोड़ दिया, देख रहे हैं ना, आदमी जो है वो क्या किया है, अपना कांटेक्ट छोड़ दिया है ना, लीव द कांटेक्ट, लीव द कांटेक्ट, मतलब कि नॉर्मल फोर्स उसमें क्या हो गया, 0 हो गया, यानी mg क्या हो गया, 0 हो गया। तो m तो 0 होगा नहीं आदमी का, तो g क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब हुआ। लेकिन एक उसमें फोर्स लगेगा, नाउ एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट, मतलब कि उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्ट करेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बटे क्या होगा d स्क्वायर, ये कंटिन्यूअसली लगेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है ना, ये जितना फोर्स अर्थ पे लगेगा दो बॉडी के बीच, उतना ही फोर्स मून पे लगेगा, उतना ही डिस्टेंस पे। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप कहीं भी रखिए, स्पेस में ले जाइए, अर्थ पे ले जाइए, या कहीं भी इसको लेके जाइए, इस फोर्स का मान में कोई चेंजिंग नहीं रहता है। अट्रैक्टिव बराबर लगेगा दो पार्टिकल के बीच। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में है मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, बी में है मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर,
सी में है विल बी स्टेशनरी और डी में है कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो ऑप्शन ए होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चन था, ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट a square of period of revolution capital T of the planet around the sun is proportional to third power of average distance r between the sun and planet, that is T square is equal to KRQ where K is constant if the mass of the sun and the planet are capital M and small m respectively. Then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is F is equal to G m बटे R square. Here capital G gravitational constant, the relation between capital G and K described as. Okay. इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले बात देखिए। T स्क्वायर इज इक्वल टू K और R का Q इतना दिया हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, R क्या है? डिस्टेंस है। T क्या है? टाइम पीरियड है। K क्या है? कांस्टेंट है। फिर दिया हुआ कि F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है। जहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन क्या है, ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्लियर समझ में आएगी बात। फिलहाल यहाँ पर देखो, नाउ प्लैनेट्स मूव्स अराउंड अर्थ, प्लैनेट मूव्स अराउंड अर्थ, इसका क्या मतलब है? अराउंड अर्थ। अगर अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो क्या होना चाहिए? एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू एफ क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल, यानी एम भी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होना चाहिए बच्चों? आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे क्या होना चाहिए? आर का स्क्वायर। स्मॉल एम एक आर करने, भी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। अब यहाँ पर क्या होता है कि भी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? भी बराबर लिखते हैं आर इंटू ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें, यहाँ पर आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बटे क्या हो गया? आर हो गया, है कि नहीं? इतना हुआ। ओके। अब टी बराबर क्या होता है बच्चों? टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा होता है कि नहीं? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बटे टी हो जाएगा, है कि नहीं? और टी बराबर देखो ये दिया हुआ है कि नहीं? ये दिया हुआ है ना टी बराबर। तो आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए इस वैल्यूज को, आर का स्क्वायर इंटू 4 फिर पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया? टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बटे आर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आर का स्क्वायर, बिल्कुल। यहाँ पर लिखते हैं क्या? 4 पाई का स्क्वायर, ये भी सही है। और टी स्क्वायर के बदले क्या लिखते हैं? के आर क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे के और फिर लिखेंगे क्या? आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? जी लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो ये देखिए, एक यहाँ से कटेगा तो आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो 4 पाई का स्क्वायर बटे के इज इक्वल टू जी एम आ गया। तो यही रिलेशन हो गया, है ना? क्या हो गया? 4 पाई का स्क्वायर जी एम मतलब यहाँ पर कैपिटल एम है, मास ऑफ सन है ये। तो 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू कैप के, ये रिलेशन आ गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन में ऐसा है क्या? ऑप्शन में है जी एम के बटे 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन होगा, यही होगा आंसर। क्लियर? तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन मतलब कि 10 क्वेश्चन ग्रेविटेशन का सोल्व किया है, और ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है।
मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी आसान रहेगा। आप देखिए कितना जल्दी 10 क्वेश्चन सोल्व हुआ है और काफ़ी आसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।